Hi guys, my name is Gaurav Kumar and you're watching me on Law Putra YouTube channel. So guys, in this video we are going to talk about a very important topic and that topic name is bills and types of bills. कि यार इंडिया में बिल्स क्या होते हैं और इंडियन पार्लियामेंट में बिल्स कितने तरीके के होते हैं. गाइस, इस वीडियो से जाने के बाद आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि बिल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और ताकि इसके बाद आप जगह जगह पे इसके बारे में पढ़ने के लिए ना भागो. यहीं पे सब कुछ क्लियर करेंगे हम आप साथ में मिलके. बस मेरे जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से समझिएगा. मैं अपने एक्शन से आपको कोशिश करूँगा समझाने का, और अपने जो मैंने तरीका इस्तेमाल करा है, फिर मैंने जो मेरा जो तरीका है, ताकि आप समझ पाएँ. और मैं चाहता हूँ कि एक एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है उसमें मैक्सिमम बंदे समझें इस चीज़ को, ये टॉपिक, ताकि उनके लिए पूरा क्लियर हो जाए और वो बाकी वीडियोस पे सर्च करते हुए ना फिरे. तो अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा बाद में, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल यानी कि जो लॉ पुत्र चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपन ऐसा ही वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए लाते रहें जो कि क्वालिटी कंटेंट होगा. तो जब अपन इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, एक बार बिल्स और टाइप्स ऑफ बिल्स, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये बिल्स क्या होते हैं. टाइप्स अपन पढ़ेंगे, पहले ये बताए बिल क्या होते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ बिल क्या होते हैं. बिल्स आर द ड्राफ्टिंग स्टैट्यूट और लेजिस्लेटिव प्रपोजल जिसको प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में. हाउसेस में बेसिकली हम सबको पता है इंडिया में दो तरीके के हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा. तो क्यों बोलते हैं वो आप सबको पता है, पर इसके बारे में बात करने नहीं, यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्स और टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में. तो बिल्स होते हैं लेजिस्लेटिव प्रपोजल जिसको प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में. फिर वो प्रोसेस अपन बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, प्रोसेस कैसे कैसे होता है, वो सब हम पढ़ने के लिए. तो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्स क्या होते हैं. अब वो प्रपोजल कोई मिनिस्टर भी कर सकता है और एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बिल्स. तो गाइस, इंडिया में 4 तरीके के बिल होते हैं. फर्स्ट बिल इज द ऑर्डिनरी बिल, सेकंड इज मनी बिल, थर्ड इज फाइनेंशियल बिल एंड द फोर्थ बिल इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. हर बिल अपने आप में स्पेशल है, हर बिल अपने आप में उसके जो पॉइंट्स होंगे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, ध्यान से देखिएगा. ऑर्डिनरी बिल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. यार इसका नाम ही सजेस्ट करता है ऑर्डिनरी. मतलब जो ऑर्डिनरी मैटर्स होंगे, जो फाइनेंशियल मैटर्स से अलग होंगे, जो मनी मैटर्स से अलग होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स से अलग होंगे, उन सभी मैटर्स को ये बिल कवर करता है. ये बिल, तो ये था फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, लाइक लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं. ये था इसका दूसरा पॉइंट. और इस बिल को पास होना है सिंपल मेजॉरिटी के साथ. हम लोग जानते हैं क्या होता है सिंपल मेजॉरिटी, क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी. अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं और अपन बाद में बात करेंगे. तो ये था थर्ड पॉइंट. नाउ एंड अगर ये जब लोकसभा, मान लीजिए इसको प्रेजेंट किया गया लोकसभा में, वहाँ पे ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, फिर वो गया राज्यसभा में और राज्यसभा में कुछ क्लैशेस आ गई, तो क्या होगा. फिर होता है इस टॉपिक का फोर्थ पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं अपन जॉइंट सिटिंग इज परमिटेड. मतलब क्या होता है जॉइंट सिटिंग का मतलब, जब दोनों हाउस में जब क्लैशेस आती हैं तो दोनों हाउसेस साथ में बैठती हैं और सोल्यूशन निकालती हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग. तो जॉइंट सिटिंग इज परमिटेड एंड देन इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट के पास जाता है. या तो प्रेसिडेंट उसको एसेंट करके साइन कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकता है, और या फिर प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है अपन कि भाई एक बार इस पर थोड़ा मैं आपको ये रिकमेंडेशन देता हूँ, इसको आप देखिए. या फिर प्रेसिडेंट उसको पॉकेट वीटो रख सकता, मतलब क्या होता है पॉकेट वीटो को होल्ड कर सकता है. यार ये बहुत ही एक अलग चीज़ है, पता है पॉकेट वीटो के बारे में, क्योंकि एक ऐसे एग्जांपल थे G7 प्रेसिडेंट का नाम था, जिन्होंने क्या करा था कि उनके पूरे टेन्योर में उन्होंने उस एक उनके पास एक आया साइन करने के लिए बिल, तो उन्होंने उसको अपने जेब में रखा, मतलब उसको होल्ड करके रखा पूरे साल तक, जब तक उनका पूरा टेन्योर खत्म नहीं हुआ. किया जा सकता है. तो इसके साथ हमारे जो ऑर्डिनरी बिल का जो पूरा पार्ट है वो खत्म होता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. अब हमारा जो अगला बिल है वो है मनी बिल. इस बिल में थोड़ा सा कैच है और थोड़ा समझने का चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा और आपका नॉलेज को थोड़ा एक्सपैंड करेगा. वो चीज़ ये है कि यार मनी बिल का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है, ये करती तो है ही, पर अपन इसके बारे में अपन कुछ चीज़ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बस बात करते हैं. तो मनी बिल में क्या होता है ना कि मनी बिल कवर करता है सारे प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं. केवल याद रखिएगा इस पॉइंट को, ओनली द आर्टिकल्स और द प्रोविजंस विच आर गिवन इन आर्टिकल 110.
क्यों मैं बोल रहा हूँ ओनली पे ध्यान देने के लिए, ताकि अपन आगे जब पढ़ेंगे ना फाइनेंशियल बिल, उसमें मैं इसको कवर करूँगा। समझिएगा, ओनली द प्रोविजंस विच आर कवर्ड इन द आर्टिकल 110। ये बिल केवल लोकसभा में पास होता है, ओनली केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, नॉट इन द अदर हाउस लाइक राज्यसभा। एंड इस बिल के लिए अपन पहले को, थर्ड पॉइंट है, अपने को पहले राइटिफिकेशन चाहिए होती है। राइटिफिकेशन चाहिए होती है लोकसभा के स्पीकर का। हमें चाहिए राइटिफिकेशन लोकसभा के स्पीकर का, लोकसभा के स्पीकर का राइटिफिकेशन चाहिए। और यही बिल फिर ये पास होता है सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में। एंड इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले चाहिए होता है प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ एक कनेक्टेड, तो इसी के साथ एक कनेक्टेड पॉइंट भी आता है। वो पॉइंट ये है कि क्योंकि ये परमिशन से आया है प्रेसिडेंट के, अब जो है दिस के नॉट बी लाइक कैंसल्ड और लाइक कोई भी रिकमेंडेशन के लिए या फिर ख़त्म होकर के प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता है। ये आता है फोर्थ पॉइंट। सो एंड जो कैश था वो तो बता दूं यार, लोकसभा में पास हो गया क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो होता है मेजोरिटी वो होता है लोकसभा में, तो गवर्नमेंट वहाँ से पास करवा देती है। पर इस बिल में क्या होता है ना कि एक लिमिटेशन है कुछ ना कुछ राज्यसभा के लिए। वो लिमिटेशन ये है कि राज्यसभा उसको वापस नहीं भेज सकती है, नॉट इवन फॉर रिकमेंडेशन एंड नॉट फॉर लाइक कैंसिल, कि अपन इसको अपन अपने हाउस में आने नहीं देंगे। तो ये एक कह सकते हैं, पर यार ये बना ही किसी न किसी चीज़ की वजह से बना होगा। पर अपने को तो नॉलेज चाहिए, तो मैं बस आपको नॉलेज बता रहा हूँ कि राज्यसभा कैन नॉट सेंड बैक द बिल एंड राज्यसभा कैन ओनली होल्ड दिस बिल फॉर 14 डेज। याद रखिएगा, ये था शायद 5 या 6 पॉइंट होगा, मुझे पता नहीं। पर जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको राज्यसभा 6 महीने के लिए होल्ड कर सकती है। पर इसको राज्यसभा कैन ओनली होल्ड फॉर 14 डेज, ओनली फॉर 14 डेज। राज्यसभा कैन जस्ट गिव रिकमेंडेशन दे सकती है, मैं शायद कुछ गलत बोल दिया होगा, पर रिकमेंडेशन दे सकती है, पर इट कैनॉट सेंड बैक कि ले जाओ फिर कैंसिल। नो। राज्यसभा कैन गिव रिकमेंडेशन बट जस्ट रिकमेंडेशन, एंड दैट वो फॉलो या करना या नहीं करना वो डिपेंड करता है सरकार है फिर कि जिसने उसको प्रेजेंट करा है हाउस में। अब बात करते हैं थर्ड बिल के बारे में, एंड दैट बिल नेम इज फाइनेंशियल बिल। जो कैच है इन दोनों में, बच्चों को डिफरेंस थोड़ा समझ में नहीं आता है, पर आपको मैं क्लियर करूंगा आज। ध्यान रखिए मैंने क्या बताया। मनी बिल कवर्स ऑल द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 110 ओनली, बट दिस दैट इज फाइनेंशियल बिल कवर्स द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110 भी करता है, प्लस सम अदर प्रोविजंस, चाहे वो कंसोलिडेट फंड का प्रोविजन हो, पर बाकी चीज़ों को भी कवर करता है। एक एनालॉजी या फिर कहे तो सिलोजिज्म इसमें से निकल के आता है कि ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल बट ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल। फिर से, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। समझे ध्यान से, ये बहुत ही ट्रिकी है, समझ गया ना। मनी बिल ओनली आर्टिकल 110 बट फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 110 some provisions of article 110 plus some other provisions. It is also presented in only in Lok Sabha, और जो आगे का प्रोसेस है वो सेम एज ऑर्डिनरी बिल। कैसे प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास चांस होता है उसको क्या डिफरेंस है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में, यहीं पे आता है कि इसको प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है फाइनेंशियल बिल को, पर मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता है। ये था डिफरेंस। प्रेसिडेंट मनी फाइनेंशियल बिल को वापस भेज सकता है, यानी कि जो प्रोसेस है ना लोकसभा में पास होने के बाद का सेम टू सेम एज ऑर्डिनरी बिल हो जाता है। राज्यसभा में लोग वो करते हैं 6 महीने का वेट, समझ रहे ना, वही सब सेम टू सेम एज ऑर्डिनरी बिल। एक बार जाकर के ऑर्डिनरी बिल देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। राज्यसभा गया, वहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद जो है राज्यसभा ने या तो उसको पास कर दिया, फिर उसको रोक दिया 6 महीने के लिए, फिर हो गया प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है या फिर उसको रोक कर रखता है, वही पॉकेट वीटो वाला, वही करनैल सिंह, उनका नाम था करनैल सिंह, जी फॉर करनैल सिंह। आया समझ में आपको? Now let's talk about the fourth type of bill, and that bill is constitutional amendment bill. यार ये एक बहुत बहुत बिल है यार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल, और ऑफ कोर्स स्पेशल होगा क्योंकि एक मतलब थोड़ा वो चाहिए होता, दिमाग चाहिए होता ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैन। और इसको तो अपन फैक्ट पे बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस पे बात नहीं करने वाले हैं अपन।
फैक्ट ये है कि आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। और आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर, क्या कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब दिया हुआ है। इस बिल के बारे में भी आर्टिकल 368 में ही दिया हुआ है। अब यार दो तरीके का बिल होगा ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, या तो वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्टेट और सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट कर रहा होगा वो वाला, और एक होगा जो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। अपन दोनों के बारे में थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। जो अफेक्ट नहीं कर रहा होगा उसका क्या प्रोसेस होगा, तो सुनिए क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ the bill of the type of constitutional amendment bill which is not affecting the federal structure. First point, it has to be like दोनों में से किसी भी हाउस में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। एंड देन दोनों हाउस में इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। स्पेशल मेजोरिटी वर्फर मेजोरिटी अपन सब देख चुके हैं। थर्ड पॉइंट, प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेज सकते, मतलब प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। एंड दैट वाज 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट से वो पावर छीन ली गई थी। प्रेसिडेंट का जो पावर था रोकने वाला, पॉकेट वीडियो वाला, वो सब छीन लिया गया था। यही है कैच, पर राज्यसभा से पास होना ही पड़ेगा, पर ये था कैच। नाउ इसी से कुछ ना कुछ डिफरेंस इसका दूसरा वाला है ना, जो कि है विच एक्चुअली अफेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर, उसका ये है कि यार दैट इज like presented in it can be presented in both the houses first of all, and the second is वही special majority वाला, and third जो important है वो ये है that this has to be ratified with half of the state legislature with a simple majority। फिर से state legislature जो होते हैं हर एक स्टेट के, क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर रहा है ना, इसीलिए that has to be ratified with half of the state legislature with a simple majority। And the fourth point we all know, प्रेसिडेंट से वो पावर छीन ली गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आएगा तो उसको प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। ये छीनी गई थी अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट which was in the year 1971। तो इसके बाद हमारा 4 बिल कवर हो चुका है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, मैंने पूरा चीज़ कवर किया है। कुछ छूट गया होगा तो नीचे कमेंट करिए, मेरे वे में क्या दिक्कत है नीचे कमेंट करिए, मैं उन सब पे ध्यान दूंगा और अपने वे ऑफ समझाने पे काम करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और इस चैनल लॉ पूछे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।